हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम प्रोजेक्शन थ्योरम के बारे में पढ़े। हमने प्रोजेक्शन की डेफिनेशन बनाक स्पेस में भी किया था। इन हिल्बर्ट स्पेस, हाउ टू interpret this projection theorem. So this is a very important one. And the statement of the theorem is, if M is a closed linear space of a Hilbert space H, then H is equal to M plus M orthogonal. It means that H is direct sum of M and M orthogonal. What M should be closed linear space. So we know, अगर M सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H का, तो M इंटरसेक्शन M ऑर्थोगोनल होता है वो जीरो आता है, जीरो सेट आता है, यू कैन से। और ये हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है, तो इसका प्रूफ आपने जरूर इसमें करना है, ठीक। सो M is subspace of Hilbert space, then M intersection M orthogonal is 0. Now what we have to prove? We have to prove H is direct sum of M plus M orthogonal. So इट मीन दैट इस डायरेक्ट सम का जो हमें प्लस के ऊपर जो हम जीरो लगाते हैं, इसका मतलब ये कि एक ही एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, वो बिकॉज ऑफ दिस हो गया। सो इट मीन हमें जस्ट ये प्रूव करना है कि m जो है वो m प्लस h जो है वो m प्लस m ऑर्थोगोनल है। सो अब एक और रिजल्ट हम यूज करेंगे जो हमने प्रूव कर रखा है पहले, कि m ऑर्थोगोनल जो होता है वो क्लोज सबस्पेस ऑफ h होता है। ये दूसरा है, इसका भी आपने इसमें प्रूफ करना है। Now we are given that M is closed subspace of H, ठीक। प्रूफ स्टेटमेंट देख रखा है कि ये जो है वो क्लोज्ड है, ठीक। अगर ये क्लोज्ड है तो M ऑर्थोगोनल भी क्लोज होता है, ये हमने रिजल्ट से बोल दिया। सो M भी क्लोज है और M प्लस ऑर्थोगोनल भी क्लोज है, दोनों का सम भी क्लोज सबस्पेस ऑफ H होगा। ये हमने एक लास्ट वीडियो में थ्योरम करी है कि M एंड N अगर आर क्लोज्ड subspaces of Hilbert space H, then M plus N is also closed subspace. आप लास्ट वीडियो ये इसका चेक कर सकते हैं। लास्ट जो रिजल्ट था वो यही था कि M दो अगर क्लोज सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H के, तो M प्लस N भी क्लोज सबस्पेस होता था। बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट, ये क्लोज है ये भी क्लोज है, सो इन दोनों का सम क्लोज सबस्पेस ऑफ H होगा। सो हमने फॉर सिंप्लिसिटी M प्लस M ऑर्थोगोनल को हमने मान लिया कैपिटल N, ओके। अब डेफिनेटली अगर हम देखें तो अपने पास ये हिल्बर्ट स्पेस है, ओके। ये अपने पास M है और ये अपने पास M ऑर्थोगोनल है, और डेफिनेटली ये बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो ओनली जीरो एलिमेंट है। इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो ओनली जीरो है, नथिंग एल्स। ये एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा। अब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों के जो सम है उनको हमने n मान लिया है, तो डेफिनेटली n के अंदर m भी प्रेजेंट होगा और m ऑर्थोगोनल भी प्रेजेंट होगा, ठीक। सो वही लिखा कि m इज सबसेट ऑफ n and m orthogonal is subset of n. n is nothing but it is sum of m plus m orthogonal. और फिर एक और रिजल्ट यहाँ पे यूज लगा कि हमने ये पढ़ रखा है कि अगर S1 S2 का सबसेट है, सो S2 ऑर्थोगोनल जो होगा वो दैट विल बी सेट ऑफ S1 ऑर्थोगोनल। यहाँ पे जो सबसेट है वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर M N का सबसेट है
तो डेफिनेटली एम एन ऑर्थोगोनल जो होगा वो सबसेट होगा एम ऑर्थोगोनल का। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा कि एन ऑर्थोगोनल होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ एम डबल ऑर्थोगोनल। ठीक, अब एन ऑर्थोगोनल एम ऑर्थोगोनल में भी है और एन ऑर्थोगोनल जो है वो एम डबल ऑर्थोगोनल में, इट मीन दैट ये दोनों के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा। सो एम ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ एम ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन एम डबल ऑर्थोगोनल, लेकिन एम और एम डबल ऑर्थोगोनल तो जीरो आएगा। ठीक, जीरो होता है बिकॉज एम इंटरसेक्शन एम ऑर्थोगोनल ऑलवेज जीरो होता है। ठीक, तो जो रिजल्ट एम के लिए होल्ड कर रहा है वो एम डबल ऑर्थोगोनल के लिए एम के लिए भी होल्ड करेगा। सो ये जीरो आया, इट मीन दैट एन ऑर्थोगोनल जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो आया तो हमने रिजल्ट पढ़ रखा है कि डबल ऑर्थोगोनल लगाएंगे तो दो तरफ ऑर्थोगोनल ले लिया और जीरो का ऑर्थोगोनल होता है वो एच होता है। ठीक, ये हमने रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। और एन का डबल ऑर्थोगोनल जो होगा वो एन होगा। ठीक, क्योंकि ये देखो एक रिजल्ट ने पढ़ रखा है कि अगर एन आपका क्लोज सबस्पेस है ऑफ एच है तो एम एन डबल ऑर्थोगोनल जो हो एन के बराबर होगा। तो एन को क्या माना हमने एम प्लस एम ऑर्थोगोनल। सो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एन जो एच है वो एम प्लस एम ऑर्थोगोनल के बराबर आ गया, और साथ में एम और एम ऑर्थोगोनल का जो इंटरसेक्शन है वो फाई। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ डायरेक्ट एच इज डायरेक्ट सम ऑफ एम प्लस एम ऑर्थोगोनल। तो ये तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे हो गया। इसमें आपको दो तीन चीजें करनी पड़नी है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है ये प्रूव करने को, तो सबसे पहले तो आप ये वाला रिजल्ट प्रूव करो और इस रिजल्ट को आप ऐसे मेंशन करो, या इसको ऐसे मेंशन करो तो इसको प्रूव करो, या हो सके तो दोनों रिजल्ट को पहले प्रूव करो। और छोटे छोटे और भी रिजल्ट्स प्रूव यूज हो रहे हैं कि ये रिजल्ट ये यूज हुआ। ओके, तो ये प्रूव करने के बाद आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर m, अब यहाँ पे रिजल्ट ध्यान रखना है कि m अगर हिल्बर्ट स्पेस में एक क्लोज लीनियर सबस्पेस है तो h जो है वो सम ऑफ m प्लस m ऑर्थोगोनल में लिखा जा सकता है। अब बात आती है प्रोजेक्शन वाली बात। प्रोजेक्शन थ्योरम इफेक्टिव हुआ कि अगर m आपका क्लोज लीनियर स्पेस है, सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H का, then there exists a projection on H such that M is the range of projection and M orthogonal is null space of the projection, and H is nothing but it is a sum of range of projection E plus direct sum of null space of projection E, where E is the projection of H. इसके लिए मैं अब जो हमने देखो ऑलरेडी कर रखे हैं ये थ्योरम, देखो अगर आप इस थ्योरम को देख पाए होंगे तो यहाँ पे हमने प्रूव कर रखा है कि अगर ये बनाक स्पेस में हमने थ्योरम कर रखी है, तो यहाँ पे P अगर हमने प्रोजेक्शन माना था P विद P प्रोजेक्शन ऑन ए बनाक स्पेस P एंड let M and N be its range and null space respectively, then M and N are closed linear subspecies of B and such that B is equal to M plus N। तो ये सारी की सारी थ्योरम आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जस्ट फर्क इतना है कि जहां पे हमारा बनाक स्पेस B जो बनाक स्पेस और यहाँ पे क्या हिल्बर्ट स्पेस है, क्योंकि अगर हिल्बर्ट स्पेस है तो बनाक स्पेस तो जरूर होगा। हिल्बर्ट स्पेस में एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है कि वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपने इस थ्योरम को यहाँ पे रिपीट कर लेना है, इसको हम दोबारा रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या प्रूव करना है, यहाँ पे आप प्रूव कर देना है कि H जो है वो M प्लस M ऑर्थोगोनल, जो भी मैं प्रीवियस थ्योरम करी वो हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। देन
आपने प्रूव करना है कि m इज रेंज ऑफ e। यहाँ पे हमने इस थ्योरम में p यूज करा है, तो आप चाहे p यूज कर लो चाहे e यूज कर लो, और साथ साथ में प्रूव कर देना आपने कि m ऑर्थोगोनल जो है वो दैट विल बी रेंज नल स्पेस ऑफ e, एंड वेयर this e यूज करो या p यूज करो, e is projection of h. So this is the theorem of projection theorem in Hilbert space. Okay, now next is a very small example. So if S is a non-empty subset of Hilbert space H, then show that S orthogonal is equal to S triple orthogonal S ट्रिपल ऑर्थोगोनल. सो अगर H जो आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो सबसे पहले हम इसमें रिजल्ट यूज करेंगे कि M जो होता है वो M इज M इक्वल टू M डबल ऑर्थोगोनल. अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल ने क्या लगा, दोनों तरफ इससे ये रिजल्ट हमें पता है कि M जो होता है वो M डबल ऑर्थोगोनल के बराबर होता है. ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है. अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपने इसको प्रूफ करना है. Where M is closed subspace of H, we know that S orthogonal is a closed subspace of H. ये भी मैंने रिजल्ट पढ़ रखा है कि M अगर एक अपना सबसेट है ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H का, तो डेफिनेटली M ऑर्थोगोनल जो होता है इज ए क्लोज सबस्पेस हो जाता है, क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ H. तो वही रिजल्ट M यहाँ ऐसा आपको क्या दिया, इज अ सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस दिया है, तो S ऑर्थोगोनल जो होगा वो क्लोज सबस्पेस ऑफ H होगा. तो सेम वही रिजल्ट हमने यूज कर लिया, जहां जो M के लिए रिजल्ट हमने यहाँ लिखा है वहां वो S ऑर्थोगोनल के लिए यूज कर लेंगे. तो S ऑर्थोगोनल और यहाँ पे डबल ऑर्थोगोनल तो लगा ही है, और जहाँ पे M है उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, S ऑर्थोगोनल से, तो ये ट्रिपल ऑर्थोगोनल हो गया. तो इस तरह से ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको इसको भी देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज second example. If S is a non-empty subset of a Hilbert space H, and then show that S double orthogonal is equal to closure of set of all linear combination of vectors in S. नोटेशन देखें, इस नोटेशन का मतलब है, इस नोटेशन का मतलब है set of all linear combinations of vectors in S. ठीक, और इस ऊपर इस पे लगा रहे हैं तो इट मीन क्लोजर. क्लोजर माने, क्लोजर क्या होता है कि वो सेट अपने को कंटेन करेगा ही करेगा, प्लस सारे के सारे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को भी वो कंटेन करेगा, यूनियन. ओके, सो लीनियर कॉम्बिनेशन तो आप समझते ही हैं कि वेक्टर्स हैं, उनको जब हम सम में विद स्केलर्स की कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं. जैसे अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं v1 v2 v3, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन cv1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया. अब तीनों ही लिखना जरूरी नहीं हो सकता, एक को मैं जीरो ले लूँ तो cv1 प्लस c3 v3 ले लिया तो ऑब्वियस है इसमें से एक जीरो हो गया. तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स हैं, तो S में कितने वेक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, उनके जितने भी पॉसिबल वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक, उनको ये सेट कंटेन करता है. ठीक, तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है यहाँ पे कि ये जो S डबल ऑर्थोगोनल है दैट विल बी इक्वल टू क्लोजर ऑफ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर इन S. तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि S जो होता है वो सबसेट होता है S डबल ऑर्थोगोनल की. अच्छा स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है.
आपको लग रहा होना ये कई बार इक्वल लिख रहे हैं, कई बार हम ऐसे लिख रहे हैं m इज इक्वल टू m डबल ऑर्थोगोनल, और कई बार हम ये ऐसे मेंशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये तब होल्ड करता है जब m जो होता है वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्लोज्ड क्लोज सबस्पेस होगा तब होगा ऐसे। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो डेफिनेटली, अगर m सिंपली सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस है तो सिंपल ये रहेगा। आप पीछे एक वीडियोस देखेंगे आप इसके, जो हमने शुरू किया था ऑर्थोगोनल, उसमें आपको इसका क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, तो अपना s जो है, क्योंकि यहाँ पे s इज नॉट ए क्लोज्ड, सिंपल यहाँ पे एक सबसेट दिया है, तो s इज सबसेट ऑफ Hilbert space H. That's why S is subset of S double orthogonal. Also, S double orthogonal is a closed subspace of H. Okay. क्योंकि S orthogonal जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, S क्लोज, S के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, S सिंपल क्या है, सबसेट है। ओके, लेकिन S orthogonal जो होगा वो क्लोज्ड सबस्पेस हो जाता है H का। ठीक, ओके। So S double orthogonal is closed subspace of H containing, ये किसको कंटेन कर रहा है, S को, containing S। By definition, by containing S लिख सकते हैं यहाँ पे। By definition of closure, this is closure of set of all linear combination of vectors of S। तो इसका जो क्लोजर है, ये द स्मॉलेस्ट closed subspace of H containing S। ठीक है, तो इट मींस दैट ये भी क्लोज सबसेट है और ये जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो डेफिनेटली ये इसके अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड है और ये S को भी कंटेन कर रहा है, इसके अंदर S ही है। क्योंकि आप देखो अपने पास आ गया S इज सबसेट ऑफ S। ठीक, और अपना जो S क्लोजर है ये भी S को कंटेन करेगा। अब ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, अब दोनों में से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, डेफिनेटली ये अपना स्मॉलेस्ट है, तो डेफिनेटली ये जो होगा यहां से क्लोजर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ दिस इज विल बी कंटेनिंग इन S double orthogonal। क्लियर हो गया, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ S is set of all combinations of S। ये तो क्लियर ही है, क्योंकि सारे S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशंस के अंदर आ जाएंगे। S जो होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक, और ये रिजल्ट भी होल्ड करेगा कि कोई सेट है मेरे पास, तो वो सेट जो होता है वो किसमें कंटेन होता है, उसके क्लोजर में कंटेन होता है। मैं अभी आपको लिखा कि ए क्लोजर इज नथिंग बट वो ए आएगा यूनियन सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स, पूरे पूरे लिमिट्स पॉइंट आएंगे, तो डेफिनेटली ए क्लोजर में ए तो प्रेजेंट होता ही है। तो वही चीज की यहाँ पे सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस इज सेट ऑफ क्लोजर ऑफ लीनियर सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। तो यहाँ से चेन सी बनी कि ये इसको कंटेन कर रहा है और ये जो है इसको कंटेन कर रहा है, इट मीन दैट एस इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। तो ये हो गया। अब दोनों तरफ अगर हम कंबिन ये लगाते हैं, रिजल्ट लगाते हैं, फिर वही रिजल्ट यूज हो रहा है कि अगर S1 S2 सबसेट है तो ऑर्थोगोनल of S2 होगा, that will be subset of
S1 ऑर्थोगोनल। सो दोनों तरफ ऑर्थोगोनल लेंगे तो ये वाला S सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर ऑफ S जो ऑर्थोगोनल है, क्लोजर है, उसका जो ऑर्थोगोनल है दैट विल बी सबसेट ऑफ S ऑर्थोगोनल। ठीक, और अब दोबारा फिर एक और ऑर्थोगोनल ले लिया हमने दोबारा, तो डेफिनेटली ये मुड़ के फिर यहाँ पे आ जाएगा, S डबल ऑर्थोगोनल हो गया, यहाँ से S डबल ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू S closer double orthogonal. Since closure of a set of linear combination of vectors of S is closed subspace of H, ये क्लोज आ गया स्टूडेंट को, अगर ये क्लोज्ड आ गया तो ये इक्वल होगा, जो अभी मैंने बात करी, ये जो मैं भी बात कर रहा था आपको, ये वाली चीज, अगर अगर M क्लोज सबस्पेस होगा तो ये इक्वल होते हैं, और अगर ये सिंपल सबसेट होगा तो ये सबसेट आता है इसमें इसमें तो यही रिजल्ट यहाँ पे हम यूज करें कि S क्लोजर इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ H, सो S सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S का जो क्लोजर होगा दैट विल बी इक्वल टू डबल ऑर्थोगोनल ऑफ क्लोजर ऑफ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, ये बराबर हो गया। तो डेफिनेटली इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 3 और 2 को हम यूज करें तो ये डेफिनेटली इसके बराबर आ गया, S क्लोजर के बराबर। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम यूज करें तो यहाँ से हमारे पास 2 और 3 को यूज करके ये आ गया। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव कर रखा था, ये इसका सबसेट है, और हम यहाँ पे प्रूव कर दिया कि S डबल ऑर्थोगोनल जो वो S क्लोजर का सबसेट है, फ्रॉम 1 एंड 2 दे विल बी सेम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, अगर फिर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, इफ S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Hilbert space H, then we say set of linear combinations of vectors in S is dense in H if only if orthogonal of S is equal to 0। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है। शर्त ये है कि जो अपना लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है वो डेंस होना चाहिए, और डेंस की डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी सेट अगर डेंस है तो डेफिनेटली वो सेट जो होगा वो अपने इनवर्स सेट के बराबर आएगा। ठीक, जैसे अगर हम बात करें जो Q है, रैशनल नंबर्स है, उसका जो क्लोजर है वो किसके बराबर आना चाहिए, रियल के बराबर आना चाहिए। हम बोलते हैं कि Q जो है वो डेंस सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो वो डेंस है। ठीक, तो सेम यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिख चलते हैं कि ये गिवन है। ठीक, तो या इसको हम प्रूव करते हैं, पहले मान लेते हैं कि आपका जो ये दिस सेट है दिस इज डेंस। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इसको हम बार बार बोलना भी मुश्किल लग रहा है कि ऑल सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन S, इसको हमने M ही मान लिया। क्लियर, और ये डेफिनेशन लिख दी डेंस की एक तरह से, ए सबसेट M ऑफ सिमेट्रिक स्पेस H is said to be dense if closure of M is equal to H। क्लियर हो गया, वो मैंने आप डेफिनेशन बता दी। अब हमने मान लिया कि M जो है वो डेंस है, तो इट मीन दैट M क्लोजर इज इक्वल टू H। तो क्या करेंगे हम कि ऑर्थोगोनल S is equal to 0, ये हम प्रूव करेंगे। So for this, first of all, we should prove that X is orthogonal to M. There implies S is belongs to M orthogonal। ठीक, इसको प्रूव करना है
कि जो भी एलिमेंट x के साथ ऑर्थोगोनल होगा तो वो m ऑर्थोगोनल होता ही है, बट यहाँ पे हम इसको शो करेंगे। तो उसके लिए लेट z बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ m। अगर m का z लिमिट पॉइंट है तो m z के अराउंड क्या होगा, एक सेट ऑफ सीक्वेंस, सेट ऑफ नंबर्स, उससे सीक्वेंस बनाएंगे वो पॉइंट्स, और वो z को कन्वर्ज करेंगे। तो वही लिखा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस zn of points of m such that zn converts to z। लेकिन ये हर पॉइंट zn जो वो m का है और x जो है वो m के साथ ऑर्थोगोनल है। इट मीन दैट ये x जो है हर zn के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो करेगा। सो देयर इंप्लाइज x इज ऑर्थोगोनल टू zn फॉर ऑल n। तो x और zn का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा फॉर एवरी n। तो यहाँ पे फॉर एवरी n है तो लिमिट लगा लेंगे दोनों तरफ, तो जीरो पे तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस लिमिट को इनसाइड लेके गए और लिमिट zn जो आएगा z आएगा। इट मीन दैट x ऑर्थोगोनल हो गया z के साथ। और जो z था वो क्या था, लिमिट पॉइंट था किसका, m का। ठीक, z इज लिमिट पॉइंट ऑफ m। तो x m के साथ ऑर्थोगोनल, ठीक, दैट इम्प्लाइज x इज ऑर्थोगोनल टू m क्लोजर। देखो क्या रिजल्ट है हमने यहाँ पे, कि यहाँ पे भी यहाँ पे ये प्रूव करना था, ये नहीं करना, ये होता ही है, इसको थोड़ा सा ठीक करें। x बिलोंग्स टू m ऑर्थोगोनल, ये प्रूव करना हमने, और ये हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि आपका m ऑर्थोगोनल क्या कंटेन करेगा, सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। m को तो कंटेन करेगा लेकिन साथ में लिमिट पॉइंट को भी कंटेन करेगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे z इसका m का लिमिट पॉइंट लिया। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो x m के साथ ऑर्थोगोनल है वो m क्लोजर के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ लेट x बिलोंग्स टू s orthogonal, then s is orthogonal। if x, let x belongs to x orthogonal, then s is orthogonal to s, या every element of s के साथ उसका inner product क्या आएगा, जीरो आएगा। it is clear that if x is orthogonal to s, then x is orthogonal to every vectors in s, s in m, या सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन एस। क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट पर देखो, अगर मान लो एस के पास तीन एलिमेंट है, x1 है, x2 है, x3 है ना, और x जो s के साथ ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब x का इनर प्रोडक्ट इसके साथ भी जीरो आएगा, x का इनर प्रोडक्ट x2 के साथ जीरो आएगा, x का इनर प्रोडक्ट x3 के साथ जीरो आएगा। क्लियर। अब कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो s इसमें से एलिमेंट आएंगे, इसमें आएंगे c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3, और ये सारे c1 c2 c3 ये सारे के सारे क्या होंगे, स्केलर होंगे, है ना, फील्ड आएंगे, स्केलर होंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि x जो होगा वो s3 के साथ इसके साथ भी ऑर्थोगोनल होगा, तो ठीक है गलत है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं ऑर्थोगोनलिटी चेक करूंगा, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ चेक करूंगा, इसके साथ चेक करूंगा, तो जैसे ही ऑर्थोगोनलिटी चेक करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, s ऑर्थोगोनल टू इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 प्लस x2 प्लस 3x3, जब इसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू c1 क्लोजर x और x1 प्लस c2 क्लोजर x x2 प्लस c3 क्लोजर x x3। अब ये
डेफिनेटली सारे आपस में ये हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C1 क्लोजर इक्वल टू 0, C2 क्लोजर इंटू 0 प्लस C3 क्लोजर इंटू 0, सो ऑल 0। यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ, तो ऑब्वियस ये भी होगा। तो आई थिंक अब ये बात समझ गए होंगे आपने कि x अगर s के साथ ऑर्थोगोनल है तो s जो होगा वो इस s लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ s जो होगा उसके साथ भी ये ऑर्थोगोनल होगा। ठीक, सो अगर x जो है वो s ऑर्थोगोनल में है तो s डेफिनेटली s के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, इनर प्रोडक्ट उसका जो आएगा, सो s इज ऑर्थोगोनल टू s। और ये मैंने अभी बात डिस्कस करी कि अगर ये s के साथ ऑर्थोगोनल है तो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ s के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा, और इसी को हमने m बोला था। तो और ये अगर x m के साथ ऑर्थोगोनल है तो m क्लोजर के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा। ये हमने अभी पीछे प्रूव किया कि अगर x m के साथ ऑर्थोगोनल है तो ये x जो होगा वो m क्लोजर के साथ भी ऑर्थोगोनल, हमने ऊपर प्रूव किया। ठीक, और m ऑर्थोगोनल जो वो h के बराबर है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये डेंस है। ठीक, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया कि m क्लोजर जो है वो s के बराबर है, h के बराबर है। सो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो तो सारे h से ही आ रहे, तो इट मीन दैट ये तो x ऑर्थोगोनल टू x होगा, वो तभी पॉसिबल है जब x जो है वो 0 होगा। ठीक, तो x अगर x ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट दोनों का क्या आना, 0 आना, और इसका मतलब x क्या होगा 0, अपने साथ 0 के केस में ही होगा। सो x हमने s ऑर्थोगोनल में लिया था यहाँ पे, और ये x फिर क्या निकला 0, तो इसका मतलब s ऑर्थोगोनल में एक एलिमेंट 0, सो s ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू 0। एक तो इसका एक पार्ट, अब इसका कवर्स पार्ट देखें। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये लेके जाएंगे और अब हम प्रूव करना पड़ेगा कि m जो है वो डेंस है, मतलब m क्लोजर हमें केवल प्रूव करना पड़ेगा। तो हम कंट्राडिक्शन से करेंगे, हमने मान लिया कि h जो है वो m क्लोजर के बराबर नहीं है। ठीक, तो अगर नहीं तो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर x इन h, वो जो x है m है वो m के क्लोजर नहीं होगा। ठीक, नाउ m क्लोजर इज क्लोज सबस्पेस ऑफ h। ठीक है, m क्लोजर जो है वो क्लोज सबस्पेस ऑफ h होता है। तो हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं। अभी ने प्रोजेक्शन थ्योरम में करा कि जब भी हमारे पास कोई m क्लोज सबस्पेस होता है तो हम हिल्बर्ट स्पेस है, उस हिल्बर्ट स्पेस को डायरेक्ट सम ऑफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं m प्लस m ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे क्या है, m क्लोजर जो है वो क्लोज है, क्लोज्ड सबस्पेस है। ठीक, अगर ये m क्लोज तो डेट मीन ये थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू m क्लोजर प्लस m क्लोजर का ऑर्थोगोनल। तो ये फिर हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट मीन दैट हर एलिमेंट जो है वो h का हर एलिमेंट जो है वो m क्लोजर प्लस m क्लोजर के ऑर्थोगोनल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। जैसे x लिया हमने s से, तो y कहाँ से आएगा, y अपना आया m क्लोज से, और z जो आएगा वो m क्लोज के ऑर्थोगोनल से। ठीक, नाउ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अपना जो z है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर स्टूडेंट ये 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, अपना जो y है तो पहले m क्लोजर में है, m कॉन्जुगेट में है, और x तो पहले ही आपका x तो आपका h से आया ही है, तो ये 0 हो गया तो फिर तो x माइनस y जो होगा वो m क्लोजर में हो जाएगा। और अगर ये इसमें होगा तो कंट्राडिक्शन हो गई, हमने यहाँ बोला कि x तो m क्लोजर में हो नहीं सकता। ठीक है, तो z cannot be zero vector, otherwise we have x minus z belongs to m closer। ठीक,
सो क्योंकि इससे इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये प्रूव हो जाएगा आगे कि अपना जो x है वो m क्लोजर में चला जाएगा, ठीक, वो हो सकता। सो इसका मतलब उससे हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी, तो इट मीन दैट ये जो z है वो 0 होना चाहिए। सो देयरफॉर ए नॉन जीरो वेक्टर z सच दैट z बिलोंग्स टू, कहाँ किसको बिलोंग कर रहा है, m क्लोजर के ऑर्थोगोनल को। सो z बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल ऑफ m क्लोजर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है वो m क्लोजर के साथ ऑर्थोगोनल होगा। अगर z इसको बिलोंग करेगा, इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि z विल बी ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट ऑफ m क्लोजर, ठीक। और अगर ये m क्लोजर के साथ ऑर्थोगोनल है z, तो ये m के साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि आपका m क्लोजर z को तो कंटेन, m को तो कंटेन करेगा, ठीक। और अगर ये z के साथ z जो m के साथ ऑर्थोगोनल है, तो ये होगा z बिलोंग्स टू सेट ऑफ m ऑर्थोगोनल, और m ऑर्थोगोनल जो है वो इसके बराबर हो गया, m किसको माना है, m माना हमने s को, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, s ऑर्थोगोनल, तो यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट लगा लो, m ऑर्थोगोनल, ठीक। सो देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर सच दैट z बिलोंग्स टू दिस वन, और साथ में क्या बोल रही है, जीरो नहीं है, ठीक, जीरो नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस स्टेप के बाद ये बनेगा, उसके एक स्टेप हम ले सकते हैं कि z इज बिलोंग्स टू s, क्योंकि इसके साथ है तो s के साथ भी, s तो इसके अंदर कंटेन्ड है, तो ये s के लिए होल्ड करा, फिर हम यहाँ पे ये हटा सकते हैं, x के लिए आ जाएगा, ठीक। पहले ये, क्योंकि m की हमने वैल्यू शुरू में नोटेशन ये मानी है हमने, ये जब यहाँ रखेंगे, बट बिकॉज जो सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S है वो S को तो कंटेन करता ही, दैट्स व्हाई ये जो Z है जो ऑर्थोगोनल ऑफ सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इन वेक्टर S को बिलोंग करेगा, तो ये S ऑर्थोगोनल को भी बिलोंग करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, देख जैसे नॉन जीरो वेक्टर Z which belongs to orthogonal of S, और ऊपर हमने क्या दिया है कि इसके पास तो एक ही एलिमेंट है जीरो S ऑर्थोगोनल के पास, और हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि S ऑर्थोगोनल के पास नॉन जीरो एलिमेंट है, विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक। सो इट मीन दैट जो हमारी चीज मानी थी कि m जो है, h जो है वो m ऑर्थोगोनल के बराबर नहीं होगा, वो रॉन्ग है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि h इज क्लोजर ऑफ m के बराबर होगा। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि अपना m है वो डेंस है, डेंस m मींस सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन S, ये डेंस है, ठीक। सो दिस इज